नमस्कार, आप देखें अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गूंज सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद से हरकत में आई हरिद्वार पुलिस ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार की सीमा नारसेन में एंट्री करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। रिजवी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। इधर रिजवी की गिरफ्तारी होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस बेहद ही चौकन्नी हो गई है। पिछली 17 से 19 दिसंबर को उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन आश्रम में हुई धर्म संसद दुनिया भर में सुर्खियों में है। धर्म संसद में एक विशेष वर्ग को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ 2 मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। पिछले दिनों यहां पहुंचे आरोपी वसीम रिजवी और साध्वी अन्नपूर्णा को हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने नोटिस भेजा था। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सबका एक ही लक्ष्य है, अब की बार 60 पार। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के अनुरूप हम जो करना चाहते हैं और हमने जो किया है, इन सब को लेकर जल्द ही हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा। और इस दौरान धामी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, बीजेपी हमारी एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। हमने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची लाने के लिए, पैनल बनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भेजा था। उनके पैनल आ गए हैं। जिले के पदाधिकारियों से अभी हमारी सभी लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है। सब जिले के लोगों से मिले हैं और अब जल्दी हमारी कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश की समिति में इसकी चर्चा होगी और प्रदेश की समिति में चर्चा होने के बाद वो सारे के सारे नाम जो आएंगे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम जो है तय हो जाएंगे। किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, किसको मिलेगा, ऐसी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। और जो भी टिकट जिसको भी मिलेंगे, सब देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कार्यकर्ता जो भी उसमें फिट बैठते होंगे या उस विधानसभा के अनुरूप उनका ठीक प्रकार से जो है उस समय समन्वय बनेगा, उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है, चूंकि प्रत्याशी का चयन होता है और हमारे यहाँ पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ टिकट लेने वाले कार्यकर्ताओं की भी एक लंबी लाइन है। लिहाजा फिर भी उसके बाद भी टिकट किसी एक को ही मिलेगा। जिसको भी मिलेगा सारे लोग उसके पीछे लगेंगे, सारे लोग पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे। सबका लक्ष्य एक है कि यहाँ पर अब की बार 60 पार। नहीं, हमारी उस पर सारी तैयारियां हो गई हैं। प्रदेश के अनुरूप जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है, जो हमने किया है, उन सभी चीजों को लेकर जल्दी हमारा घोषणा पत्र आएगा, दृष्टि पत्र आएगा। बड़ी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां, इनका एजेंडा केवल और केवल चुनाव है। इनका एजेंडा विकास का कोई एजेंडा नहीं है, उत्तराखंड का कोई एजेंडा नहीं है। आपके पीछे कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, वो इसका पीछे कारण है या कोई और? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, सभी जानते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई ही थी कि 2016 में पूरी कांग्रेस टूट गई थी। कांग्रेस की अभी लड़ाई है, ये तो जग जाहिर है कि उनके यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई, चूंकि कुर्सी अभी कोसों दूर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है उनकी पार्टी को, लेकिन वो लड़ाई पहले से हो गई है। अभी आपने पिछले तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने कांग्रेस के विरुद्ध हमलावर तेवर अपनाए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब में कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही नहीं बल्कि मिलीभगत का परिणाम था। जिस तरह की बातें सामने आई हैं वे इशारा करती हैं कि यह घटना संयोग नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। दरअसल मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार रोड स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटरों में पत्रकार बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में जो राज खुले हैं वे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह घटना अचानक नहीं हुई बल्कि षड्यंत्र के तहत पहले से तय की गई थी। यह कहा जा सकता है कि अनायास नहीं बल्कि प्रायोजित था। निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है, कोई चूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है,
ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं, बल्कि स्पॉन्सर्ड था। स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट सुना जा सकता है पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था। उनकी पूरी मिलीभगत थी। और उसके बाद उनके नेता जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं, सिद्धू कहते हैं उसे ड्रामा बताते हैं, हरीश रावत कहते हैं कि बम नहीं फटा। तो निश्चित रूप से ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरा देश इनसे जवाब मांग रहा है। और आज स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खूनी खिलवाड़ और साजिश के तार राजनीतिक रूप से सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आकर जुड़ते हैं। इस पर तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून ने चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने यूपी के नेताओं की बगावत को लेकर कहा कि जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि बीजेपी में नहीं हो पा रही थी, वो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा कि लोग देश और समाज के साथ चलते हैं, वो बीजेपी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में रह के नहीं हो पा रही है। जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं वो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। अन्यथा भाजपा में जो लोग राष्ट्र के साथ चलते हैं, देश के साथ चलते हैं, समाज के साथ चलते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से होने लगी हैं और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन कर लिया है। निशंक ने कहा कि अब की बार 60 पार का नारा लेकर पार्टी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी। इसके साथ ही डॉक्टर निशंक ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र उत्तराखंड की आवाम के लिए समर्पित होगा। इसमें लोगों के लिए अनेकों व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए खुद लोगों से ही सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र, दृष्टि पत्र के रूप में जनता के लिए समर्पित होगा। जल्दी आ जाएगा और क्या क्या सुझाव हैं उन सुझावों को हम उसमें समाहित करेंगे। आपको पता है कि जब हमने नई शिक्षा नीति बनाई, जो देश की आज़ादी के बाद अपने भारत की अपनी नीति बनी, वो विश्व का सबसे बड़ा नवाचार था, पूरी दुनिया का। हमने सबसे परामर्श किया और परामर्श ही नहीं किया, उनके सुझावों को उसमें समाहित किया कि केवल सरकार की नीति नहीं बन रही है, ये देश की नीति बन रही है। और इसी का परिणाम है कि आज सारे विश्व में तमाम, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो और चाहे वो विश्व के शीर्षस्थ विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने कहा ये NEP पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। हमारा जो घोषणा पत्र, जिसको हमने संकल्प पत्र, दृष्टि पत्र बोला है, उसमें भी हमारे सभी जिलों में जा रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप हम क्या क्या कर सकते हैं। तब भी हमने किया, हम ही करेंगे भी, ये लोगों को पता है। जल्दी आपके सामने। तो वहीं प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद से अब पार्टियों का ऑनलाइन प्रचार प्रसार जारी है। ऐसे में अब कांग्रेस जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घोषणा पत्र की बिंदुओं को लेकर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह से जनता को समर्पित घोषणा पत्र होगा। तो वहीं उसमें मौजूदा प्रदेश सरकार की नाकामियों का हवाला तो होगा ही, बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम बिंदुओं का लेखा जोखा भी होगा। कांग्रेस हर व्यक्ति वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाने जा रही है। साथ ही गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर कहा कि गैरसैंण राजधानी बनाना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है और उन्होंने वहां पर विकास कार्य भी किया है। आज कांग्रेस की लगाई ईंट के बाद बीजेपी ने वहां पर कोई भी कार्य नहीं किया है। सरकार में आने के बाद गैरसैंण में मूलभूत समस्याओं और राजधानी का हल उनकी सरकार की प्राथमिकता होगा। बृहद रूप में बहुत ही
स्टडी करके घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है। हमने दूरस्थ अंचलों में जाकर लोगों की भावना पता कर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर अंचल के व्यक्ति की भावना के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो की सबसे पहली बात बेरोजगारी समाप्त करने वाली बात है। ये कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मैंने इस बात को जाहिर किया था कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त देखना चाहता हूं और आने वाली सरकार इस पर 5 साल इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करने वाली सरकार होगी और हमारा पहला वादा पूरे प्रदेश की जनता से यही है। सर, जो मैनिफेस्टो पार्टी जो जारी करेगी तो उसमें राजधानी का रहेगा गैरसैंण का? देखिए, गैरसैंण के बारे में आप लोग ये समझिए कि जो भी आज है गैरसैंण में, वो किसने किया और किस भावना से किया। हमारी भावना बहुत स्पष्ट है। गैरसैंण में आज अगर 5 साल पहले जो अंतिम ईंट लगी थी, आज भी वही ईंट है। उसके बाद 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैरसैंण के बारे में कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि ग्रीष्मकालीन राजधानी सिर्फ कागजों में घोषित हुई और उसके बाद एक दिन भी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं बैठा। अंतिम विधानसभा का सत्र करने की 1-2 दिन का सत्र करने की सोची गई, लेकिन उसके लिए भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो सत्र वहाँ पर कर पाएँ। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की राजनीति लगातार गर्माती नजर आ रही, तो वहीं एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो ईंट लगाई थी उसी पर बीजेपी काम कर रही है, कोई नया काम बीजेपी ने नहीं किया है। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है और उन्होंने कांग्रेस के कामों को लेकर बखान किया है। साथ ही कहा कि घोषणा पत्र जिस तरीके से जारी किया जाएगा उसमें रोजगार और युवाओं को लेकर खास बातें कही जाएंगी, साथ ही लोगों का सुझाव भी लिया जाएगा। तो वहीं चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब का कारोबार भी तेजी से साथ फैलने लगता है, लेकिन चुनाव के दौरान प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जब धर्मपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ युवक को पकड़ा, वहीं जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा ने बताया कि धर्मपुर पुलिस अंगदपुर में चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति वहां से भागने लगा जिसे पकड़ लिया गया, जिसके पास से 110 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। धर्मपुर चौकी इंचार्ज मई फोर्स के चेकिंग पे थे, तो अंगदपुर तिराहे पे इनको एक बाइक को देख करके भागने लगी और उन्होंने बाइक फोर्सली से रोकने में उसके पास से 110 लीटर देसी कच्ची शराब मिली और ये भोजपुर डैम का रहने वाला था, बूटा सिंह सनोपाला सिंह, और इसके पास से 110 लीटर शराब मिली। उसके खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज दिया गया। इसमें लगातार कार्रवाई तो पूर्व में भी की जा रही थी, परंतु इसमें थोड़ा फोर्स बढ़ जाता है, जिला लेवल से थोड़ा फोर्स मिल जाता है तो और कार्रवाई तेज हो जाती है थोड़ा सा। और उसी तरह से और इलेक्शन में जो है थोड़ा शराब का प्रचलन ज़्यादा होता है, पार्टियाँ शराब बांटने की कोशिश करते हैं या इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रोकथाम के लिए चुनाव आयोग के निर्देशन है, वो हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशन है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। ये पतराम। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में राजनीतिक गर्माहट काफी तेज होती नजर आई। इस बार राजनीतिक की आग हवा देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठरी हैं। उन्होंने बीजेपी हाईकमान पर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरे को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से आज तक ऋषिकेश विधानसभा का विकास नहीं हो सका है। ऋषिकेश का मौसम भले ही ठंडा हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि खुले आसमान के नीचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने राजनीति को फिर से हवा दे दी है, जिसकी तपश दिल्ली तक जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या कुछ मांगे क्या क्या है? मांगे तो मैं आप लोगों को सबको बता ही चुका हूँ। मांगे ये रहेंगी कि भाई आज तक सन 73 के बाद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कोई लोकल विधायक नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर का दर्द अपने पेरेंट्स को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने घर वाले को ही होता है। तो जो शहर का आदमी होगा उसी को यहाँ का दर्द पता होगा कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से हो जाएगा।
कि जो आज की प्रेस है, आप तो चौथा स्तंभ है यार भारत सरकार इस देश के। अगर आप लोग नहीं इसको यहाँ तक पहुँचा सकते, दिल्ली तक इन बातों को, और देहरादून तक, और कहीं भी नहीं पहुँचा पाएंगे, तो फिर आप लोगों का भी तो अस्तित्व खतरे में है। आप लोग तो माध्यम है ना, आप ही लोगों के माध्यम से तो सब कुछ हुआ करता था पहले। तो आज भी आप लोग उसी अपनी फॉर्म में लौट जाइए, ये अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा दर्द कि यार सच में सच्चाई भी जिंदा रहनी चाहिए, सच्चाई मरनी नहीं चाहिए। सिर्फ मेरा इतना कहना है। ऋषिकेश विधायक से आपके विकास कार्यों को लेकर के काफी हाँ, नाराजगी है। नाराजगी। क्या कुछ काम ऐसे जो नहीं हो पाए? कौन कौन से कार्य हैं? मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं बन पाया। अगर ये मैनजी जी के सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल ना होते, कॉलेजेज ना होते, तो इस शहर में आप बता दो कि कहाँ बच्चे पढ़ने जाते। जो कुछ भी है वो भरत मंदिर का है, उसके अलावा क्या हुआ 15 साल तक। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान को लेकर जिला प्रशासन पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। तो वहीं अब श्रद्धालुओं को जिले के अंदर आने और गंगा घाटों तक पहुंचने को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से बॉर्डर से ही श्रद्धालुओं को वापस भेजने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शुक्रवार यानी कि 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी है। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों तक श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र को 6 जोन और 11 सेक्टर में बांटा है। आपको बता दें कि कल मकर संक्रांति है और उसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में भीड़ देखने को मिलती है मकर संक्रांति पर और कोरोना के पैर जिस तरीके से पसर चुके हैं, उसको लेकर तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, उसी को लेकर लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, साथ ही जो भी बॉर्डर पर सख्ती है उसको फिलहाल बरकरार रखा गया है और जो भी बॉर्डर पर कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, उन पर श्रद्धालुओं को वहीं से बॉर्डर से ही वापस भेजने के निर्देश उन्हें दे दिए गए हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर हल्दुचौड़ में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज हल्दुचौड़ शहर में सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। वहीं अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। तो वहीं मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कुछ दिनों पहले रुद्रपुर में अराजक तत्वों की ओर से फैलाई गई अव्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। फ्लैग मार्च में पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने बाजार में घूम रहे अराजक तत्वों को चिताया और व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिए कि दुकानों में आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। लगने के बाद अब एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चालू हो चुकी है तथा हल्दुचौड़ क्षेत्र में जो कस्बा है तथा जो हमारे गेट्स हैं, इस पे आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे लोग निष्पक्ष और निडर होकर अपना वोटिंग कर सकें और आगे। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी दौड़ और तेज हो गई है। सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर रही हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बीजेपी के विधानसभा प्रवासी प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रूपरेखा तैयार की। वहीं उन्होंने बताया कि प्रभारी होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना उनका दायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जसपुर की जनता ने जसपुर में कमल खिलाने का मन बना लिया है और कार्यकर्ताओं और लोगों में काफी उत्साह है और चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एज ए प्रवासी जो प्रभारी हैं उसका दायित्व यहाँ पर है, तो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस जसपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने का काम किया। लोगों के अंदर उत्साह है, अब जसपुर के अंदर अब की बार कमल खिलने जा रहा है, ये बिल्कुल निश्चित है। और पार्टी के तो खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर कोटद्वार में बीएसएफ और पीएसी और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं लोगों को जागरूक किया गया। प्रशासन ने लोगों को मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। तो वहीं आपको बता दें कि फ्लैग मार्च में अपर पुलिस अधीक्षक ने बाजार में घूम रहे अराजक तत्वों को सावधान करते हुए बाजार में फैली अव्यवस्था को सुधारने के साथ ही
व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिए कि दुकानों पर आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और सभी को मास्क लगाने के निर्देश दिए। नज़र हमारे पास बीएसएफ की पूरी एक कंपनी आ गई है, हमारी अपनी पीएसी की फोर्सेस भी हैं, तो फ्लैग मार्च एक तरह से हम लोग संकेत देते हैं कि किसी भी तरह कोई असामाजिक तत्व जो इलेक्शन के दौरान गड़बड़ करने की नीयत से यहाँ पे मौजूद है या कुछ भी है तो वो सहन नहीं किया जाएगा। हमारे पास पूरी फोर्सेस हैं और जो भी हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, स्ट्रिक्टली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें इलेक्शन बेस्ट तरह से करवाना है। इस समय कितने बीएसएफ की प्लाटून या एक कंपनी हमारे पास आ गई है बीएसएफ की और सीआरपी की, उसके हमारे पीएससी का एक प्लाटून है हमारे पास। बाकी हमारी जो अपनी फोर्सेस हैं, होम गार्ड्स हैं और पीआरडी के जवान हैं, हमारे अपने जो कोतवाली के पूरी फोर्स है जी। तो हम लोग सब जो पॉजिटिव आए थे उनके लिए वो अलग से रहने की व्यवस्था। हाँ, बीएसएफ के 30 जो लोग हैं वो कल थोड़ा कोविड पॉजिटिव आए तो उनको हमने आइसोलेशन में रखा है 7 डेज़ के, उसके बाद फिर उनसे ड्यूटीज़ ली जाएंगी जी। वहाँ भी से सब खाने पीने की सारी व्यवस्था अलग अलग। हाँ जी बिल्कुल। तो वहीं टिहरी जिले की पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। जिले और थाना क्षेत्रों के नाकों पर चेकिंग को लेकर सुरक्षा से जुड़े सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए 2 कंपनी बीएसएफ भी जिले में पहुंच चुकी है, जिसमें से एक कंपनी की तैनाती मुनिकिरेती क्षेत्र जबकि दूसरी कंपनी को जनपद के अन्य इलाकों में ड्यूटी पर लगाया गया है। बता दें कि एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बीएसएफ समेत पुलिस कर्मियों को मुनिकिरेती में ब्रीफ किया और इस दौरान उन्हें ड्यूटी समेत अन्य व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया। खासकर एसएसपी ने सुरक्षा कर्मियों को स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार मधुर रखने के निर्देश दिए। लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को चिताया कि 2 दिन के भीतर वह संबंधित थाना क्षेत्रों में अपने असला जमा करा दें। ऐसे में नहीं होने पर उन्होंने संबंधित व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है। बीएसएफ की 2 कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकिरेती क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज़ जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गियर अप है इलेक्शन कराने के लिए। इसमें 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई, 110 जी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं। उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा उसके लाइसेंस का। तो इसमें जो लोग हैं खुद ही आके अपने जो थाना उनका लगता है वह जमा करा लें। और इसमें जो इलेक्शन में जो किसी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन को बिल्कुल शांतिपूर्वक जनपद टिहरी में करवाया जाएगा। बाहर से फोर्स बुलाई गई है सर, कौन-कौन से फोर्स और संवेदनशील क्षेत्र भी जानना चाहेंगे कौन-कौन से? देखिए, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है ये एक अभी प्रक्रिया है जो चल रही है और शीघ्र ही जनपद में ये, क्योंकि ये इसमें पुलिस मजिस्ट्रेट जॉइंट रिपोर्ट जाती है इलेक्शन कमीशन को, उसके थ्रू होता है, वो अभी प्रोसेस में है, वो अब जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाहर से फोर्स हमारे पास अभी जो स्टार्टिंग में 2 कंपनी बीएसएफ आई हैं, इसके अतिरिक्त बाद में पीएससी और कुछ फोर्स। तो वहीं बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में परोल पर लौटे एक व्यक्ति की बीमारी के चलते मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंच गया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम महेशपुरा निवासी कमल सिंह 26 मार्च 2016 को अपने ससुरालियों द्वारा उस पर लगाए गए मुकदमे में जेल गया था और जहां कुछ समय के बीतने के बाद कमल की तबीयत खराब हो गई। वहीं 21 सितंबर 2021 को परोल से लौटने के बाद बीमारी के चलते ग्राम महेशपुरा में कमल सिंह की मौत हो गई। आपको बता दें कमल सिंह की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जहां तहसीलदार राजेंद्र सनवाल की देखरेख में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई कि महेशपुरा में पैरोल से आए हुए कमल सनोव रामलाल निवासी महेशपुरा अपने भाई के घर पर रुके हुए थे, जिनका स्वास्थ्य खराब था। बीमारी के कारण आज सुबह उनकी मृत्यु हुई है, जिसके हम पंचायतनामे की कार्रवाई कर रहे हैं और सही मृत्यु का कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई तो देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही फिर चौकी इंचार्ज जो थाने वाले हैं यही लोग इसकी जांच करेंगे।
से, जहां पर आपको बता दें कि परोल पर आए एक कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और उसी को लेकर जिस तरीके से तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम पहुंची थी और कार्रवाई में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि तहसीलदार की माने तो रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाजपुर से खबर सामने आई, जहां पर मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कमल नाम का व्यक्ति पैरोल पर बाहर आया था, उसके ससुरालियों ने उसे किसी केस में फंसाकर जेल में बंद था और उसी को लेकर अब फिलहाल लंबी बीमारी के चलते उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन घर पर पहुंचा और कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।